मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी प्रियदर्शनी के सपने। दोस्तों आज भोर में जल गई हूँ और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके घर को वापस आए। वो वहाँ से तुरंत अपने घर वापस पहुँचता है तो देखता है घर के अंदर भीड़ जमा है, बाहर भी भीड़ इकट्ठी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। उसको कुछ सोच नहीं रहा था कि आखिर हुआ क्या है। घर के अंदर दाखिल होता तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, क्योंकि पूछने का कोई वक्त नहीं था। ऐसे वक्त में सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। घर वाले रो रहे थे, उसके मैके फ़ोन किया जाता लड़की के, वहाँ से भी लोग हॉस्पिटल पहुँचते। वहाँ से डॉक्टर जवाब दे देता है कि सीरियस कंडीशन है, आप इनको दिल्ली जो है ले जाइए। दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको रेफ़र किया गया। वहाँ वो 20-25 दिन लेके रहे। उस बीच वहाँ पुलिस की टीम पहुँचती है और एसएचओ की टीम पहुँचती है। उस लड़की से बयान जो है लिए जाते हैं। तो लड़की का जो एक बयान था वो यही था कि मुझको किसी ने नहीं जलाया, मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए मेरे साड़ी के एक पल्लू में आग लग गई और साड़ी जो होती है 5 से 6 मीटर की होती है, उसको मैं जल्दी उतार नहीं पाई। ये मेरी सासू माँ ने और कुछ मोहल्ले की औरतें आगे थी, उन्होंने उसको बुझाया, मगर वो साड़ी मेरे जिस्म से बहुत बुरी तरह चिपक गई थी। पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करने लगी कि नहीं, जो बात क्लियर है वो अब बताइए। उन्होंने क्या बात ही, ये मेरे मैके में कभी लकड़ियों पर खाना नहीं बना, मैं वहाँ पर सिलेंडर पे खाना बनाया करती थी। मैं सिर्फ सिलेंडर पे वहाँ खाना बनाया करती थी। ससुराल में आके सिलेंडर और चूल्हा लकड़ियों का दोनों यूज़ करने लगी। उस दिन सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई थी। मैं दोपहर की खिचड़ी बना रही थी तो चूल्हे से लकड़ी जलते जलते बाहर तक आ गई थी। उसको मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं चूल्हे के बराबर से खड़े होकर खिचड़ी में चमचा घुमाने लगी। मेरे जो साड़ी का पल्लू था वो लकड़ी की आग को पकड़ लिया। सारे बयान दर्ज किए गए। फिर लड़की की जो माँ थी उनको अलग ले जाकर उनसे बयान लिए। उन्होंने भी वही बताया, क्योंकि बेटी ने उनको बता रखा था कि बेटी से जब माँ बाप आते पूछते हैं कि माँ बाप के दिलो दिमाग के अंदर एक ही बात घूमती है कि कहीं हमारी बेटी को जला के न मारे। दहेज के लिए नहीं तड़पाए। 80% केस ऐसे ही होते हैं, दहेज प्रथा के जो होते हैं बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं, जो लगा दी जाते हैं। उन्होंने भी वही बयान दिए। फिर लड़के के पिता और लड़के की माँ जो थी उनसे भी बयान पूछे गए तो उन्होंने जेन्युइन बात जो थी वो तो उनकी आंखों के सामने थी, वो उन्होंने बताई। यहाँ जो था मामला जो था एक कंप्रोमाइज़ का हो गया। वहाँ से एक उनको लेटर दे दिया गया। लड़की जो थी वो वहाँ पर एक्सपायर हो गई। कुछ दिन के बाद में वहाँ एक्सपायर हो जाती है। उसकी डेड बॉडी गाँव आती है, वहाँ पर उसका जो भी होता है अंतिम संस्कार किया जाता है लड़की का। लड़की के पक्ष वाले अफसोस जताते हैं और काफ़ी कुछ मतलब एक उनके पक्ष में लड़के जो नौजवान थे जिनका खून उबाल मार रहा था वो तरह की बातें करते हैं, गालियाँ बकते हैं, मगर लड़के पक्ष के लोग खामोश रहते। क्यों? क्योंकि गरम गरम घाव था और लोगों के दिलो दिमाग में हर तरह की बातें आती हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें खामोशी रहने में फायदा। मगर सबसे बड़ा जो अब यहाँ पर एक काम शुरू होता है वो होता है रिलेशन में जो और लोग होते उनके द्वारा। लड़की पक्ष की तरफ से जो मौसा मौसी थे या जो फिर मामू मामी थे, उन्होंने लड़की पक्ष वालों के कान भरना शुरू किया कि आप इनको ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हो, आपकी बेटी तो चली गई, आपका तो सब कुछ बर्बाद हो गया, आप यहाँ से दहेज ले आके भी क्या करोगे। आप इनके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाइए, आप इनके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाइए ताकि आपको कुछ भी पैसा इधर से मिले, वो आपके आने वाले कल में बुरे वक्त में काम। वो बहुत मना करते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लड़की ने खुद बयान दिया और उसने मुझे बता भी दिया था। लड़के के घर वाले नहीं थे और मैं थोड़ी देर लड़की के पास अकेली बैठी। मैंने पूछा बेटी किसने मारा है, किसने डीजल या मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के आग लगाई हो। बेटी ने कहा नहीं मम्मी, मैं खाना बनाते हुए जली थी, किसी ने कुछ नहीं मारा, सब कुछ घर के अंदर सुकून से था, मुझे बेटी की तरह समझ रहे थे। मगर जो रिश्तेदार थे ना लड़की पक्ष वाले, उन्होंने जो लड़की की माँ और पापा और भैया के दिमाग के अंदर जो जहर घोला ना, वो हल्के हल्के असर करने लगा। और एक दिन इतना असर किया कि उन्होंने उठाया और थाने में जाए कि एप्लीकेशन दी, एक तहरीर दी, FIR दर्ज नामजद की लड़के के पिता के खिलाफ, लड़के की माँ के खिलाफ, लड़की की बहनों के खिलाफ, लड़के के बहनों के खिलाफ, लड़के के ऊपर और लड़के के सबसे ज़्यादा मित्र, अजीज मित्र कौन था, उसके खिलाफ।
सबको पुलिस ने उठा लिया गया और जो नहीं उठे वो भागे, उनके घर की कुर्की कर दी गई। मामला चलता रहा, दोनों पक्षों से कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई। मगर कहते हैं कि अगर आप सच्चे हो तो आपकी मदद गैबी तरीके से ऊपरवाला जरूर करता है। काफी लंबा मामला चला, दोनों तरफ से पैसा बर्बाद काफी हुआ। जितना प्रूफ इनके पास थे इन्होंने प्रोवाइड कोर्ट को कराया, जितने उनके पास थे उन्होंने कोर्ट को कराया। उन्होंने लड़की की वो तहरीर और जो पुलिस ने इनको दिया था वहाँ के बयान दिए थे वो भी कोर्ट को दिए, मगर इधर का पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हमारे जो वकील होते हैं, एक अहम भूमिका होती है वकील, जिस पर हम भरोसा करते हैं कि वकील हमें ये केस जिताएगा, सच्चाई की जीत होगी और जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी। मगर वकील का यहाँ पर बहुत बड़ा गेम होता है। उनके पास में पूरी लिस्ट मिलेगी कि आपके पास गवाह नहीं है, वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे, आपके पास में ये कागज़ नहीं, ये भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो पैसा इतना लगेगा, इस केस को जिताने का इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा, लड़के के ऊपर कौन से चार्जेस लगाने उसके इतना, सारा लिस्ट बाय लिस्ट वो आपको दे देते हैं। हर कोर्ट में हर वकील के पास मिल जाएगा। 40 से 50% नहीं बल्कि 60 से 70% केस ऐसे बेबुनियाद होते हैं जो दहेज प्रथा के नाम पर लड़की के ऊपर सौंपे जाते हैं, उसके परिवार के ऊपर सौंपे जाते हैं और वो बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं। एक दिन लड़के की माँ जो थी वो कहती है कि हमें ये केस नहीं लड़ना है और हम जाकर इस केस को वापस लेते हैं, हम उनसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। आखिर उनकी गलती क्या है? हम इन 4-5 रिश्तेदारों की बातों में आकर और उनकी ज़िंदगी भी नर्क कर रहे हैं और हम अपनी भी ज़िंदगी नर्क कर रहे हैं। वो हमें कितना पैसा देते हैं उसके एवज। एक तो वो गलत नहीं, चलो वो दे भी देती हैं, उनको हम गलत साबित कर भी देते हैं, उसमें समय लगता है और समय के साथ साथ हम उसको दे भी देते, तो हम कितने बड़े पाप के भागीदारी होंगे। जिन्होंने हमें एडवाइस दिए, जिन्होंने हमें मशवरा दिया है, वो पाप के भागीदारी नहीं होंगे, पाप के भागीदारी हम होंगे। हम क्यों उनको परेशान कर रहे हैं? हमें अपने काम छोड़कर आपको जाना पड़ता है। वो अपने पति से कहती हैं, लड़की की माँ अपने पति से कहती है कि आपको भी अपने काम को छोड़कर उस दिन कोर्ट जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है, बेटी को भी जाना पड़ता है। उधर से वो लोग भी अपना काम छोड़ के आते हैं और जिन्होंने हमें एडवाइस दिए वो अपने घरों पर आराम से बैठे हुए होते हैं, सिर्फ फ़ोन पर हमें एडवाइस देते हैं कि अब ये करो वो करो। हल क्या है इसमें? कुछ हल नहीं है। हमें ये केस नहीं लड़ना। लड़के के घर पे फ़ोन किया जाता है कि हमें केस नहीं लड़ रहा है, आप कोर्ट आइए और हमें इसको वापस ले लेना है। जो भी वकील से कार्रवाई की जाती है वो केस को वापस लेंगे। कुल मिला के सच्चाई की चीज़ होती है। ऐसे न जाने कितने केस हर जगह हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि इस तरह के केस आप तक लाए जाएँ, इस तरह की कहानियाँ आप तक लाने की। समीर चाहता है कि ऐसी बातों से घरों के अंदर सुधार आए, उन बच्चों के अंदर सुधार आए जो माँ बाप के खिलाफ चलते हैं, माँ बाप की बातों को नजरअंदाज करते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें।